नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का, इसका रिवीजन करेंगे। मैं रिवीजन पर्पज से आपको इसमें जो फैक्ट थे, जो चीजें थी, इसका बैकग्राउंड क्या था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का और ये कब से कब तक हुई, तो वो हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर। अब मैसूर किंगडम को, अब यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर की बात हो रही है, तो मैसूर किंगडम के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड क्या था। इन स्टार्टिंग में क्या था, मैसूर पार्ट था किसका, विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर कहाँ था, ये साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेके, ये मैंने इंडिया का सिर्फ हाफ जो मैप है वो बना रखा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया होगा, ये जो एरिया है ये है गुजरात, और जी नीचे का जो एरिया है ना, ये सारा किसके अंडर में था, विजयनगर एम्पायर के अंडर में। ये सारा जो एरिया है, जिसमें आप कह सकते हो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारा एरिया विजयनगर एम्पायर के अंडर में आता था। और विजयनगर एम्पायर कब स्टेब्लिश हुआ, इन ईयर 1336 में। और इसके ऊपर जो एम्पायर थे, जो छोटे छोटे रूलर जो रूल कर रहे थे, किंगडम थी, जैसे बीजापुर हो गई, अहमदनगर हो गया, बीडर हो गया, गोलकंडा हो गया, ये वाले जो एरिया हैं ये। उसके बाद है बीजापुर, अहमदनगर, बीडर, गोलकंडा, ये डेक्कन सल्तनत थी, ठीक है। दे टुगेदर अटैक ऑन विजयनगर एम्पायर। और ये जो ऊपर वाले हैं ना, इन्होंने क्या किया, मिलके विजयनगर एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में इन्होंने अटैक किया। बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा एक प्लेस था। विजयनगर एम्पायर को क्या है, डिफीट कर दिया गया इन्होंने, सबने मिलके विजयनगर जो एम्पायर, जो रूलर थे, जो किंग थे, उनको डिफीट कर दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में विजयनगर एम्पायर स्टार्ट कर देता है, उसका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट टू फॉल। मैनी स्मॉल किंगडम्स एमर्ज फ्रॉम इट्स रिमेनेंट्स। जो छोटी छोटी जो किंगडम थी वो एमर्ज हो जाती हैं, और ठीक है, और वो रूल करते हैं। ए हिंदू किंगडम एमर्ज इन रीजन ऑफ मैसूर। जैसे ही विजयनगर एम्पायर फॉल करना स्टार्ट होता है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंट, मतलब जो रूलर्स हैं, अलग अलग जो डिवीजन में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे रूलर्स एम्पायर के अंडर में, वो क्या है, अपने आप को क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं इंडिपेंडेंटली, कि भैया हम फ्री हैं, अब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और हम अपने हिसाब से अपने एरिया में रूल करेंगे। जो छोटी छोटी किंगडम थी ना, वो एमर्ज होती हैं। ए हिंदू किंगडम एमर्ज होती है इन द रीजन ऑफ मैसूर। और जो छोटी छोटी किंगडम जो एमर्ज होती हैं, वो वहां से बनता है क्या, मैसूर वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला जो एरिया, ठीक है, ये बनता है रीजन ऑफ मैसूर अंडर वुदियार डायनेस्टी के अंडर इन 1612 में। और 17th सेंचुरी में क्या होता है, नरसा राजा वुदियार और चिका राजा वुदियार अंडर एक्सपेंशन मैसूर टेरिटरी। और इन दोनों की, ये जो राजा बनते हैं, नरसा राजा वुदियार और चिका राजा वुदियार, ये क्या करते हैं, एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और मैसूर की टेरिटरी को बढ़ाते हैं। इन 1364 में क्या होता है, न्यू रूलर आते हैं मैसूर के, वो कौन बनते हैं, कृष्णा राजा वुदियार सेकंड। और इनको टाइटल मिलता है चिका कृष्णा राजा वुदियार का। किसको, जो कृष्णा राजा वुदियार सेकंड है, इनको। बट ऑल द पावर इन मैसूर वाज देयर विद टू मिनिस्टर, नंजा राजा और देव राजा। अच्छा, जब ये राजा बनते हैं कृष्णा राजा वुदियार टू, ये कृष्णा राजा वुदियार सेकंड जो राजा बनते हैं, तो ये जस्ट एक पपेट राजा रूलर थे। लेकिन जो मेन काम है वो कौन संभाल रहे थे, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कौन संभाल रहे थे, टू जो मिनिस्टर हैं वो कौन, नंजा राजा और देव राजा। और यही वो टाइम था जब हैदर अली रोल में आते हैं, ये ज्वाइन करते हैं मैसूर आर्मी को एज ए हॉर्समैन। हैदर अली वॉज अनएजुकेटेड। हैदर अली क्या है, पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही पोजेस ए कीन इंटेलेक्ट एंड वॉज ए मैन ऑफ डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन। लेकिन इनके पास एबिलिटी थी, ये ग्राउंड पे काफी चीजों को अच्छे से समझते थे, डेयरिंग थे और डिटर्मिनेशन थे अपने काम को अपने काम को लेके। फॉर दिस ग्रेजुअली ही रोज टू दी पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ। और ये धीरे धीरे अपनी पोस्ट से इंक्रीज करते हैं, पोस्ट पे बढ़ते हैं और कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। एज ए कमांडर इन चीफ हैदर अली रिकॉग्नाइज द एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग एंड अप्लाइड इट टू द ट्रूप्स अंडर हिज कमांड। तो हैदर अली क्या करते हैं, जब ये कमांडर इन चीफ बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं अपने सोल्जर्स को। और हैदर अली स्टैब्लिश करते हैं मॉडर्न आर्सेनल, इनको बोलते हैं कैनन फैक्ट्री, इन डिंडीगुल तमिलनाडु में। इन 1755 में हैदर अली कैनन फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कहां पे, डिंडीगुल में, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी हेल्प के साथ में। बट वीक किंग
led to repeated incursions of Marathas and the Nizam troops into the territory of Mysore। और जो ये विक रूलर था, विक किंग था, इसकी वजह से मराठा और निजाम क्या है काफ़ी बार अटैक कर रहे थे, रिपीटेड अटैक कर रहे थे मैसूर के ऊपर। और इस चीज़ को देखते हुए अब देखो ये मराठा एम्पायर, ये निजाम और ये मैसूर, तो ये क्या है रिपीटेडली अटैक कर रहे थे मैसूर पे उसको, क्योंकि मैसूर क्या है काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत था, इसके पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा था। तो ये क्या करते थे, इनको लूट के जाते थे, क्योंकि इनको पता था जो राजा है वो वीक है। दिस मेड मैसूर फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली वीक। और ये जो अटैक बार बार हो रहे थे, इसकी वजह से मैसूर क्या है वीक हो रहा था, और पॉलिटिकली तो वीक था ही। जब राजा ही वीक है तो सीधी सी बात है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी तो होगी उस राज्य में। मैसूर नीड ए स्ट्रॉन्ग राजा, और मैसूर को नीड थी एक स्ट्रॉन्ग राजा की। एंड देन हैदर अली केम, और तब आते हैं हैदर अली। ये क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं भैया। 1761 में हैदर अली स्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट के ऊपर हैदर अली क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं अपनी अथॉरिटी। बिटवीन 1671 एंड 1763 हैदर अली कैप्चर्ड डोड, बालापुर और बिदनूर, सीरा और महलाबार। जब 1761 से लेके 1763 तक हैदर अली कैप्चर कर लेते हैं ये वाला एरिया जो सारा है, मालाबार, शिरिया, बिदनूर, बालापुर, इन सबको हैदर अली कैप्चर कर लेते हैं। हैदर अली एक्सटेंडेड फुल कंट्रोल ओवर रिबिलियस पोलीगर्स, वॉरियर, चिफ्टियन एंड जमींदार। जो जमींदार थे, जो चीफ होते थे, उनके ऊपर, जो पॉलीगर्स थे उनके ऊपर क्या है, हैदर अली उनसे फ्रेंडली जेस्चर करके उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं, या तुम हमारे फेवर में रहो और हमारे साथ मिलके रहो आराम से। और मैसूर वाज बैक ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द रूल ऑफ हैदर अली। के अंडर में मैसूर क्या है एकदम प्रोग्रेस पे, स्टार्ट लाइन पे आ जाता है भैया, ट्रैक पे आ जाता है। मैसूर में जो वेल्थ रिसोर्सेज थे वो क्या थे, सैंडलवुड जिसको हम चंदन बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट, लाल चंदन जिसको बोलते हैं, या व्हाइट चंदन, हैंडीक्राफ्ट हो गई, फर्टाइल लैंड थी, एक्सिस ऑफ पोर्ट था, कोलार गोल्ड माइन थी, जिसकी वजह से मैसूर क्या है काफ़ी वेल्थ में रिच था। फॉर दिस नेबरिंग स्टेट मराठा, निजाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज हैड ए क्लोज वॉच ऑन मैसूर। और इन्हीं की वजह से, ये जो सारे फैक्टर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासी वेल्थ है, तो इसी की वजह से जो मराठा और निजाम है इनकी आंखें बनी रहती थी मैसूर के ऊपर। इन 1761 में क्या होता है, मराठा अंडर पेशवा माधव राव अटैक मैसूर। और मराठा क्या अटैक करते हैं किसके अंडर में, पेशवा माधव राव इनके चीफ होते हैं, और ये अटैक करते हैं मैसूर पे, डिफीटेड करते हैं, हैदर अली को डिफीट कर देते हैं। मराठा बैटल होती है भैया किसके साथ, हैदर अली के साथ, और हैदर अली को ये हरा देते हैं। आफ्टर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, बैटल करती है मैसूर से। फिर मराठा के बाद मैसूर के ऊपर कौन अटैक करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अटैक करती है। लेकिन इस बैटल में हैदर अली जीत जाते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769 तक होती है, और जिसमें हैदर अली जीतते हैं विद टेरिटरी ऑफ मद्रास। और जो ये बैटल जीतते हैं तो उसके साथ में आपको पता है हर एक बैटल के साथ में एक ट्रीटी की जा रही है यहाँ पे, जो भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ट्रीटी सामने आती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड, मराठा अटैक कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या थे मैसूर के, ठीक है। हमने और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया कि जो मैसूर है उससे पहले कौन सा एम्पायर था पूरे एरिया में, कैसे टूट के मैसूर बना, विजयनगर एम्पायर था। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा मेन फोकस करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे, जो 1766 से 1769 तक हुई। बैकग्राउंड क्या, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। बंगाल में किसका जो कंट्रोल है वो हो जाता है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। ऑल्सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट वर इन मद्रास, और इसी के साथ में ही बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटलमेंट मद्रास में भी होती है, पोर्ट ऑफ कार्नेटिक रीजन में। ड्यूरिंग द सेकंड कार्नेटिक वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इंस्टॉल्ड देयर अलाई वलजा, नवाब ऑफ एरोट, जो कार्नेटिक रीजन की, जो कार्नेटिक है, मैं बताऊंगा आपको कार्नेटिक कहाँ, उसकी क्या है कैपिटल थी। तो ये हमने जो सेकंड कार्नेटिक वॉर थी, जो हमने वीडियो बनाई, उसमें हमने देखा कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में वलजा कैसे अलाई होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट एंड सेटलमेंट वर सेफ इन कार्नेटिक मद्रास। अब भैया वल्लजा इनके अलाई हैं, तो सिंपल सी बात है, जहां पे वल्लजा बैठे हैं, कहां पे, कार्नेटिक रीजन में, मद्रास में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट और सेटलमेंट है वो सेफ हैं बिल्कुल, ठीक है जी। आगे बढ़ो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कनेक्ट देयर टेरिटरी ऑफ बंगाल विद दैट ऑफ
मद्रास। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि भैया हम कनेक्ट करें हमारी टेरिटरी को बंगाल से मद्रास तक। अब बंगाल ये वाला एरिया, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, ये है भैया नॉर्थन सरकार, और यहाँ पे क्या है कार्नेटिक, और यहाँ पे है मद्रास। ये वाला एरिया कार्नेटिक वाला जो एरिया है ये मैसूर हो गया, ये निजाम हो गए, ठीक है भैया, ये मराठा रूल कर रहे हैं यहाँ पे, ये बंगाल हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ये है नॉर्थन सरकार, ये बीच में पड़ रहा है, और यहाँ पे है मद्रास। अब मद्रास से ये कनेक्ट करना चाह रहे थे बंगाल को, ठीक है जी। आगे देखो ये बात कब की है, इन 1764 में। ये सारी क्या है जो बंगाल, मराठा, निजाम, मैसूर, कार्नेटिक, नॉर्थन सरकार, ये बिग किंगडम थी। द नॉर्थन सरकार वर 5 इन नंबर। अब जो ये नॉर्थन सरकार वाला जो पार्ट है इसको अलग अलग डिवीजन में, 5 डिवीजन में बोला गया। कैसे? नॉर्थन सरकार टेरिटरी मेड विद 5 टेरिटरी, ये 5 टेरिटरी हैं, चिकाकोल, श्रीकुलम, राजा मुद्रे, एलोर और कोंडापाली और गंटूर। इन टेरिटरी, इन एरिया से, इनको मतलब क्या है, जो ये नॉर्थन सरकार है ये अलग अलग डिवीजन में बटी हुई, इनके नाम क्या थे, ये जो नाम थे आपके सामने। हमें एक बात पता चली कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी, बंगाल से मद्रास को कनेक्ट किया जाए, बीच में ये पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे मैसूर का रोल क्या है? मैसूर का रोल है, आगे देखो भैया क्या रोल है। जो ये नॉर्थन सरकार वाला एरिया है ना, ये किसके अंडर में था? डोमिनियन ऑफ हैदराबाद के जो निजाम थे सलाबत जंग, इनके अंडर में था, ठीक है जी, जो नॉर्थन सरकार का एरिया है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी बंगाल से मद्रास नीचे कार्नेटिक वाले में, लेकिन बीच में नॉर्थन सरकार, उसका जो कंट्रोल है वो किसके अंडर में है? सलाबत जंग। अब सलाबत जंग ग्रांटेड नॉर्थन सरकार, अब ये जो सलाबत जंग है ये ग्रांट कर देते हैं नॉर्थन सरकार को, किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, दिसंबर 1753 में। ये पहले की बात है, बिकॉज सलाबत जंग वॉज मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के जो निजाम थे उनकी हेल्प की थी किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वो बने थे निजाम हैदराबाद के, किसकी हेल्प से? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो सिंपल सी बात हमें समझ में आई, हैदराबाद के निजाम की, हैदराबाद का जो निजाम है ये सलाबत जंग, इसको बनाने में किसकी हेल्प, किसने हेल्प की? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी भैया। और जो इस खुशी में, इसके जेस्चर में, इसके अपोजिट में क्या करते हैं सलाबत जंग, जो नॉर्थन सरकार है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक है जी, ग्रांट कर देते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये बात ध्यान रखें जो नॉर्थन सरकार है वो किसके अंडर में ही है? हैदराबाद के निजाम, उन्हीं के अंडर में। तो 1758 में क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भगा देती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करके, वो कहाँ से? नॉर्थन सरकार से। इन ए वे इट वॉज अगेन अंडर द डोमिनियन नॉर्थन सरकार ऑफ हैदराबाद निजाम। और इसमें जब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भाग जाती है तो सिंपल सी बात है भैया, जो ये नॉर्थन सरकार है किसके अंडर में आ गया? फिर हैदराबादी निजाम के अंडर में आ गया। इन 1762 में क्या होता है, निजाम अली खान मतलब आसिफ जाह सेकंड जो है निजाम अली खान बिकम द निजाम ऑफ हैदराबाद बनते हैं। ये हैदराबाद के निजाम ये बनते हैं कौन? आसिफ जाह सेकंड है, ये बनते हैं निजाम हैदराबाद के। कब? 1762 में। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से ही बनते हैं वो, लेकिन जब हम कार्नेटिक वाली जो सीरीज है पढ़ेंगे भाई, कार्नेटिक जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है, थर्ड कार्नेटिक वॉर है, उसमें हमें पता चलता है। बट वी नो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांट नॉर्थन सरकार टेरिटरी टू कनेक्ट बंगाल और मद्रास, जो मैंने आपको पीछे बताई। यहाँ पे तो चलो हमने यहाँ पे रोल देख लिया कि भी निजाम जो ये आसिफ जाह है ये निजाम बन जाते हैं हैदराबाद के 1762 में, और उससे पहले ये इसमें क्या किसका रोल था? जो सलाबत जंग है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का लाई था उसके अंडर में होता है ये नॉर्थन सरकार। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे क्या काम कर रही होती है, वो ग्रांट ले लेती है हैदराबाद के निजाम से, जो हैदराबाद के निजाम थे सलाबत जंग उनसे, और वो वहाँ पे काम कर रही होती है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1758 में उसको वहाँ से थ्रो आउट कर देती है। अब आगे देखो भैया, यहाँ पे नॉर्थन सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कनेक्ट करना चाहती है, तो यहाँ पे भैया सिंपल सी बात ये है कि बंगाल और मद्रास को अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाया है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अप्रोच करती है आसिफ जाह सेकंड को कि वी फुलफिल योर डिमांड, मतलब रेंट देंगे हम, बट गेव अस नॉर्थन सरकार राइट्स। अब जो हैदराबाद की निजाम है आसिफ जाह जिसके अंडर में नॉर्थन सरकार है, तो उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहती है भैया हम आपको रेंट देंगे इस एरिया का, आप हमें नॉर्थन सरकार दे दीजिए, उसके राइट दे दीजिए। लेकिन आसिफ जाह है क्या है, वो एग्री नहीं करते हैं। ही डिडंट गिव नॉर्थन सरकार टेरिटरी ऑन रेंट, ये रेंट पे नहीं देते हैं नॉर्थन सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्हाई ही वाज नॉट एग्री? क्योंकि कार्नेटिक वॉर में जब हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद, हम कार्नेटिक वॉर में देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद क्या है, अपोजिट साइड में होते हैं ईच अदर में। इसीलिए ये जो आसिफ जाह सेकंड है ये क्या है, इन 1762 में क्या है, निजाम अली खान मतलब आसिफ जाह सेकंड बिकम द निजाम ऑफ हैदराबाद के निजाम बनते हैं ये 1762 में।
और हमें पता है कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो बन गए यहाँ पे निजाम। अब सलाबत जंग क्या है, वो निजाम नहीं है हैदराबाद के, अब कौन है, आसिफ जाह सेकंड। लेकिन वी नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें पता है कि भैया वो नॉर्थन सरकार उसको चाहिए टेरिटरी, कनेक्ट करेंगे बंगाल और मद्रास को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब आसिफ जाह के पास जाती है, अप्रोच करती कि भैया आप हमें ये टेरिटरी दे दो नॉर्थन सरकार, हम आपको रेंट देंगे। आसिफ जाह मना कर देते हैं, और मना क्यों करते हैं, ही डिडंट गिव नॉर्थन सरकार टेरिटरी ऑन रेंट, क्योंकि भैया कार्नेटिक वॉर में हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हैदराबाद है वो अपोजिट साइड में होते हैं एक दूसरे की। तो सिंपल सी बात हमें यहाँ पे ये पता चलती है, जो हमने पहले पढ़ ली है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद क्या है वो अपोजिट साइड में है। जो ये सलाब आसिफ जाह सेकंड है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में नहीं है, तो इसकी वजह से इनको नॉर्थन सरकार का एरिया नहीं, टेरिटरी नहीं मिल रही है, ताकि ये मद्रास और बंगाल को कनेक्ट कर पाए। देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेड रॉबर्ट क्लीव, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, सॉरी हेड बोल रहा हूँ, हेड थे रॉबर्ट क्लीव, वो जाते हैं कहाँ पे, शाह आलम सेकंड, जो मुगल एम्परर हैं दिल्ली में बैठे उनके पास। शाह आलम सेकंड लॉस इन बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो उस टाइम पे जो शाह आलम सेकंड था वो हार जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। हियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शाह आलम को बोलती है कि भैया हमें किसी भी सिचुएशन में नॉर्थन सरकार टेरिटरी चाहिए, आप हेल्प करो। अब भैया शाह आलम को हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार चुके थे बैटल ऑफ बक्सर में विद द सपोर्ट ऑफ अदर रूलर। लेकिन वो चीजें अलग, हम बैटल ऑफ बक्सर वो देखेंगे उसमें है। लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बंदा हार गया है उसको जीते हुए बंदे की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये मान जाते हैं। हियर ए क्वेश्चन अराइज कि व्हाट वाज कनेक्शन बिटवीन शाह आलम और नॉर्थन सरकार। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही बात है, ये बनता है कि ये जो दिल्ली के एम्पायर हैं इनके बीच में और जो नॉर्थन सरकार है साउथ रीजन में, उसका क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो भैया सेकंड कार्नेटिक वॉर जब आप देखोगे, वी नो हैदराबाद वाज ए पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। जो हैदराबाद है वो मुगल एम्पायर के अंडर में आता था। हैदराबाद बिकम ए सक्सेसर स्टेट ऑफ मुगल, और जो हैदराबाद है वो सक्सेसर स्टेट बनता है मुगल एम्पायर का, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने वाला जो ये स्टेट है। सक्सेसर स्टेट क्या है मैंने आपको बताए थे। आफ्टर औरंगजेब, अब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, उनकी डेथ के बाद, बट ऑन पेपर हैदराबाद अंडर शाह आलम मुगल एम्पायर के अंडर में। अब पेपर के, ये तो चलो वैसे बात होगी, लेकिन पेपर के ऊपर है ना शाह आलम के अंडर में ही, जो शाह आलम 2 है उनके अंडर में ही था हैदराबाद। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि भैया पेपर के ऊपर तो सारी चीजें जो थी वो जो दिल्ली के एम्पायर है उन्हीं के अंडर में थी। बेशक औरंगजेब की डेथ क्यों ना हो गई 1707 में, लेकिन वो अलग बात है। साइड बाय साइड वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपने आप आगे रूल करते हैं, हैदराबाद के निजाम बनते हैं जैसे जैसे आगे जो भी निजाम आते हैं। लेकिन पेपर के ऊपर तो भैया वो एम्पायर के अंडर में, उन्हीं के अंडर में था, उन्हीं के कंट्रोल में था। सिंपल सी बात समझ में आएगी ना, वो जमीन उन्हीं के अंडर में थी। अब जो हैदराबाद ने तो क्या है, निजाम ने जो नॉर्थन सरकार है वो किसको अलग रूलर दे दिया था उनको कि भैया आप यहाँ पे रूल करो। पहले वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को भगा दिया, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कंट्रोल हो गया। वो चीजें हमने पीछे देख ली। अब यहाँ पे शाह आलम 2 क्या करते हैं, इशू कर देते हैं इनके कहने पे, किनके कहने पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे, क्या डिक्री ऑर्डर जारी कर देते हैं फॉर रॉबर्ट क्लीव के लिए कि भैया आप जाओ, शाह आलम 2 इशू ए डिक्री ग्रांटिंग द राइट ऑफ नॉर्थन सरकार। ये राइट देते हैं रॉबर्ट क्लीव को कि भैया हम आपको नॉर्थन सरकार का राइट देते हैं, आप वहां पे जाके अपना जो भी आपको रास्ता बनाना है, कनेक्ट करना है मद्रास और बंगाल को कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लीव स्टार्ट ऑक्यूपाई और नॉर्थन सरकार, और रॉबर्ट क्लीव क्या कर देते हैं, वहां जाके स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं वो नॉर्थन सरकार को। आसिफ जाह जो सेकंड थे, फर्स्ट नहीं सेकंड, ऑब्जेक्ट करते हैं इस चीज को कि भैया ये तो गलत कर रहे हो, बी रेडी फॉर वॉर, और ये कहते हैं वॉर के लिए रेडी हो जाओ। बट आसिफ जाह को बात पता थी, क्योंकि वो काफी वीक थे फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। वो कहते हैं कि भैया, और आर्मी भी उनकी इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं थी। ड्यू टू द पुअर फाइनेंशियली कंडीशन निजाम ड्रॉप द आइडिया ऑफ वॉर, और निजाम जो थे आसिफ जाह ये ड्रॉप कर देते हैं वॉर का जो भी इन्होंने सोचा था कि रेडी, धमकी जो इन्होंने दी उस चीज़ के लिए ये ड्रॉप कर देते, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। आसिफ जाह सेड आई एग्री फॉर रेंट, और आसिफ जाह लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं कि भैया हम एग्री करते हैं, आप हमें रेंट दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको 7 लाख रुपए देते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल गिव मिलिट्री सपोर्ट, और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भैया हम आपको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे टू यू इन योर एंडेवर, मतलब भैया आपकी सेफ्टी के लिए आप पे कोई अटैक ना करे, और आपका जो एक्सपेंडिचर है आपके खर्चे, मतलब आपके पैसे के ऊपर हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। बाय दिस मिलिट्री अलायंस, अब ये ऐसा नहीं है ये बातों में, यहाँ पे एग्रीमेंट होते, मतलब अलायंस होता था, मतलब पेपर पे भी सारी चीजें पास की जाती थी, भैया ये अलायंस हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ है। बाय दिस मिलिट्री अलायंस मेड बिटवीन हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के साथ में जो मिलिट्री अलायंस है वो बन जाता है किसके साथ, हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ऑल्सो निजाम वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन एन अलायंस विद मराठा अगेंस्ट मशहूर, और जो भैया निजाम है वो इन्वॉल्व थे इन एन अलायंस विद मराठा अगेंस्ट मशहूर, और मराठा के साथ में भी वो अलायंस कर लेते हैं। किसके अगेंस्ट में? मशहूर के अगेंस्ट में। कौन? निजाम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो कर लिया, अब मराठा के साथ भी इन्होंने कर रखा है अलायंस की भैया मशहूर पे जब आप अटैक करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक साइड में कौन हो गए? मराठा, हैदराबाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपना अलायंस बना लिया है। अलायंस की स्टोरी क्या थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद की, मैंने आपको पीछे बता दी, लेकिन इन्होंने मराठा के साथ तो पहले ही अलायंस करा। अब मराठा एक साइड में तो हैदराबाद हो गया, हैदराबाद की निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये सब सोचते हैं कि भैया हम अब अटैक करेंगे मशहूर पे, हैदर अली के ऊपर, और उसको लूट मार मचा के उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लेंगे। चलो ठीक है, देखो भैया, बट कोऑर्डिनेशन वॉन्ट मेक, जो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना था वो बैठा ही नहीं। जब ये मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे कि भाई तीनों मिलके अटैक करेंगे, वो नहीं बैठता है। जो मराठा है वो अटैक इन एंटिसिपेशन ऑफ निजाम ऑफेंसिव ऑन मैसूर। अब भैया जो मराठा अटैक है एंटिसिपेशन में, अब ये क्या करते हैं, जो मराठा ये अटैक करने की सोचते हैं भैया कि पहले ही हम अटैक कर देते हैं मैसूर के ऊपर, लेकिन हैदर अली थोड़े से दिमाग से काम लेते हैं। वो कहते हैं भैया फाइट वाइट करने की क्या जरूरत है, आपको जो चाहिए हम वैसे ही दे देंगे। आई हैव एन ऑफर, कि आपके लिए हमारे पास ऑफर है, आप 30 लाख रुपए रखो कैश, और कुछ टेरिटरी है जो नॉर्थन मैसूर वाला जो एरिया है वो आप ले लीजिए। तो मराठा के जो पेशवा थे माधव राव, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ऑफर को। तो अब देखो इन तीनों की तिगड़ी में मराठा, हैदराबाद की निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से मराठा को तो ये अपनी साइड कर लेते हैं। कौन? मैसूर के जो रूलर हैं हैदर अली। बाय दिस हैदर अली न्यूट्रलाइज मराठा, और इसी के साथ में ये मराठा को तो भैया शांत कर देते हैं कि भैया आप थोड़े दिन बैठ जाओ आराम से, अब आपको पैसा वैसा मिल गया है। हैदर अली स्टार्ट नेगोशिएशन विद, अब हैदर अली दूसरी साइड में वो स्टार्ट कर देते हैं नेगोशिएशन किसके साथ? हैदराबाद के साथ, कि भैया इनको भी अपने फेवर में लिया जाए। लेट्स डू ए जॉइंट अटैक ऑन नवाब ऑफ आरकोट कैपिटल ऑफ कर्नाटक। अब ये कहते हैं जो नेगोशिएशन में हैदर अली कहते हैं कि भैया, हैदर अली कहते हैं कि भैया मिलके हम अटैक करते हैं जो नवाब हैं आरकोट कैपिटल कर्नाटक के जो नवाब हैं उनके ऊपर, और कहते हैं कि भैया हमारे पास ऑफर है, हम आपके साथ मिलके अटैक तो करेंगे आपको जितवाने में, लेकिन हमारे पास ऑफर भी क्या है कि जो भी हम जीतेंगे उसमें जो भी है वो शेयर करेंगे, जो भी हम जीतेंगे, और जो टेरिटरी है वो आपको हम दे देंगे, जो भी टेरिटरी हम कैप्चर करेंगे उसमें आपको शेयर दे देंगे। ठीक है जी। हैदराबाद कहता है ठीक है भैया हम रेडी हैं, दैट्स कूल। तो भैया हैदराबाद को भी ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस ऑफर से। ये तीन की तिगड़ी थी, मराठा, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये सोच रहे थे मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे। हैदर अली ने दो को तो साइड कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया भैया बिल्कुल। अब नवाब ऑफ आरकोट इज ए कॉमन एनिमी ऑफ हैदर अली एंड हैदराबाद के निजाम। अब जो ये नवाब थे आरकोट के, ये कॉमन एनिमी थे हैदर अली और हैदराबाद के जो निजाम थे उनके, इसीलिए तो ये इनको ऑफर देते हैं कि भैया मिलके अटैक करेंगे, हम आपको जो भी टेरिटरी जीतेंगे वो आपको दे देंगे। बाय दिस हैदराबाद निजाम आउट फ्रॉम दिस गेम, और इसी के साथ में जो हैदराबाद के निजाम है वो आउट हो जाते हैं गेम से। अब सिर्फ बचा है तो कौन बचा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। अब इनके बीच में लड़ाई होनी है क्योंकि मराठा और हैदराबाद के निजाम है वो दोनों आउट हो चुके हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भैया, बैटल के टाइम पे रन फ्रॉम हैदर अली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स। अब भैया जब बैटल स्टार्ट होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप हैं वो भाग जाते हैं कि भैया हमें लगता है कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि हैदर अली आ रहा है, वो मजबूत है उसकी आर्मी काफी, हमारी इतनी आर्मी मजबूत नहीं है। हैदर अली चार्ज्ड ऑन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप। मतलब क्या है कि भैया वो उनके भागते हुए को भी मारता है। फोर्स ऑफ हैदर अली हैड कम क्लोज टू कैप्चरिंग मद्रास एट वन पॉइंट, और जो ये हैदर अली की जो फोर्सेस थी ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी को खदेड़ते खदेड़ते मद्रास के पास पहुंच जाती हैं, मद्रास को जस्ट कैप्चर करने ही वाली होती है एट ए वन पॉइंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भैया सॉरी हमसे गलती हो गई, आप इस वॉर को स्टॉप कर दो। और इन 1769 में क्या है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास में ट्रीटी साइन होती है हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दिस वॉर सो बाय स्टार्ट मराठा अटैक ऑन 1766 से एंड विद 1769 से ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब क्या होता है ना कि मराठा के अटैक से तो ये स्टार्ट होती है 1766 में और एंड होती है 1769 में। मराठा स्टार्टिंग में मराठा के साथ भी क्या है, हैदर अली भैया उनको मना लेता है, उनको पैसा वैसा देके 30 लाख रुपए देके जो हमने पीछे पड़ा, और फिर बाद में हैदराबाद के निजाम को भी वो अपने फेवर में ले लेता है।
बची बाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको तो भैया ये भगा भगा के मारता है, और मद्रास के पास जस्ट मद्रास को कैप्चर करने ही वाले होते हैं जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहती है भैया हमें माफ करो, आप ट्रीटी साइन कर लो हमारे साथ। ये ट्रीटी में क्या होता है अभी जो ये ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, इसमें क्या है, द कंक्वर्ड टेरिटरी वर रिस्टोर्ड टू ईच अदर, जो भी टेरिटरी इन्होंने एक दूसरे की कैप्चर की थी वो रिस्टोर की जाए। ओके, और क्या है इस टेरिटरी में, इट वाज आल्सो एग्रीड दैट दे वर्क, यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा, हेल्प ईच अदर इन द केस ऑफ फॉरेन अटैक, जो भी बाहर से जो भी अटैक होंगे, फॉरेन अटैक होंगे, इन्वेडर आएंगे अफगानिस्तान के या कोई और आएगा, तो उसके केस में ये एग्री करते हैं कि भैया एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, जो भी प्रिजनर थे, चाहे वो हैदर अली के ट्रुप्स थे इनके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रुप थे हैदर अली के जो जेल है उनमें, तो उनको क्या है फ्री कर दिया गया। ठीक है, सबको जो प्रिजनर ऑफ वॉर में जो सोल्जर्स जो ट्रुप्स थे उनको एक दूसरे को वापस लौटा दिया गया। तो होप आपको जो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है इसका एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा, कि रिवीजन बैकग्राउंड भी पता चल गया होगा। थोड़ी सी वीडियो तो लंबी बन गई बट कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास से इसका एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।